सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं राकेश कुमार जैन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा चैप्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने के लिए है। पिछली कक्षा में हमने पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन त्रिमुनि के बारे में संक्षिप्त में समझा था कि अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी, फिर वार्तिक कात्यायन आचार्य ने, फिर उनके शिष्य जो पतंजलि थे उन्होंने महाभाष्य लिखा, सबका समय देखा, सूत्रों की संख्या भी देख ली। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं भट्टोजी दीक्षित और भरद्वाज आचार्य के बारे में। अब ये कौन थे ये भी समझना आवश्यक है और इनकी उपयोगिता क्यों है आज और क्यों हम इनको समझने जा रहे हैं। देखिए, व्याकरण पहले भी हमने कहा कई प्रकार की थी और पाणिनि के आने से व्याकरण को एक व्यवस्थित रूप मिला और व्यवस्थित रूप के कारण से वह प्रसिद्ध हो गया। और पाणिनि की जो कमी थी या जो उनमें शब्द रह गए थे तो कात्यायन ने पूरे कर दिए और आचार्य कात्यायन के बाद महाभाष्य के द्वारा संपूर्ण समाहित हो गया था। लेकिन ये सब व्याकरण इतनी ज़्यादा कठिन थी कि लोगों को पढ़ना, सामान्य व्यक्ति के लिए तो पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो इसीलिए कई व्याकरणों की रचना हुई बीच बीच में और उनके बारे में हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं और उनके लगभग पाणिनि के बाद कौन कौन से व्याकरण हुए और उन्होंने क्या लिखा, तो इसके बारे में आप हमारे जो संस्कृत शिक्षण चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर आ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप पहुँचिए, आपको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में समझने जा रहे हैं कि पूरे व्याकरण को समझने के लिए इतनी कठिनाई महसूस होती थी कि 16वीं शताब्दी में भट्टोजी दीक्षित जो थे, बहुत बड़े विद्वान थे व्याकरण के, उन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। ये क्या है सिद्धांत कौमुदी? ये कुछ भी नहीं है। ये जो पाणिनि कि अष्टाध्यायी के अंदर जो 3965 जो सूत्र थे, वो चूँकि उन्होंने अपने क्रम में सजाए हुए थे उनको अर्थ के मुताबिक, और उन सूत्रों में आपने देखा होगा कि सारे सूत्र बिखरे हुए हैं। एक संधि का सूत्र आगे है तो एक संधि का सूत्र पीछे है ना। तो सिद्धांत कौमुदी के अंदर लोगों को समझने के लिए कि वो आसानी से, यदि मान लो किसी को संधि समझना है तो उसे पूरे अष्टाध्यायी क्यों पढ़ना पड़े, केवल संधि का चैप्टर पढ़ ले। तो इसलिए अलग अलग प्रक्रिया के अनुसार सूत्रों को छांट करके रख दिया। संधि के सूत्र अलग रख दिए, सारी संधियों के अलग रख दिए, समास के अलग रख दिए, प्रत्यय के अलग, धातुओं के अलग, धातु सिद्धि के अलग, सब सूत्रों को अलग अलग प्रक्रिया के अनुसार बना करके और फिर सूत्रों की रचना, मतलब कि सूत्रों को व्यवस्थित करके उसको ग्रंथ बना दिया। वो कहलाई सिद्धांत कौमुदी। ठीक, लेकिन इसमें कितने सारे सूत्र थे। अब क्या हुआ, भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य थे भरद्वाज आचार्य। अब चूंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया या फिर आगे बढ़ता चला गया, लोगों की जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धि जो है, मेमोरी पावर है, वो थोड़ा सा कम होता चला गया, समझने की शक्ति भी थोड़ी सी कम होती चलेगी, ऐसा कहते हैं विद्वान, हम नहीं कह रहे हैं। तो ऐसा महसूस हुआ कि ये सूत्र जो अभी तक सब लोग पढ़ते आ रहे थे ये काफ़ी कठिन थे, तो उन्हें लगा कि अब इसको थोड़ा और सरल करना चाहिए। तो भरद्वाज आचार्य ने इसमें से मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिसमें से लगभग आधे सूत्र 2315 सूत्र समाहित किए और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे या ज़्यादा उपयोगी नहीं थे व्यवहारिक में, तो उनको हटा करके और मात्र 2315 सूत्र व्यवस्थित कर दिए उसी प्रक्रिया के अनुसार। फिर बाद में उन्हीं आचार्य ने देखा कि ये भी कठिन पड़ रहा है, तो उन्होंने एक 1276, मतलब इसके भी लगभग आधे 1276, कहीं कहीं पर 72 भी आता है, 1276 सूत्रों की एक लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र हैं वो केवल पूरी तरीके से लौकिक व्याकरण को सिद्ध करने के लिए है।
जबकि अष्टाध्यायी में पूरे वेद और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन सब को मिलाकर के सारे प्रकार के शब्दों की सिद्धि अष्टाध्यायी के माध्यम से होती है। लेकिन यदि अपन को लौकिक व्याकरण समझना है, सीखना है, संस्कृत बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर हमें और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस ये चीज़ें थीं जो समझने की थी कि भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी, वरदराज आचार्य ने मध्य सिद्धांत और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिससे कि हम सभी आसानी से संस्कृत को समझ सकें। अब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कातंत्र व्याकरण का, तो उसमें भी हमने बताया था 1483 सूत्र हैं, और उसमें हमने ये भी बताया था कि ये व्याकरण जो है बिल्कुल लौकिक व्याकरण के लिए है। बिल्कुल संस्कृत जो सीख रहे हैं यदि वो कातंत्र व्याकरण को सहारा लेंगे तो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। क्यों सीख जाएंगे वो हम अगली वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यदि आप अगली वीडियो देखेंगे तो। और चूँकि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ना पड़ता है और हम भी इसी के अनुसार आगे बढ़ने वाले हैं, और वो इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि परीक्षाएं जो हैं, कॉलेज हैं, उन सब में लघु सिद्धांत कौमुदी ही सिलेबस में होती है, इसलिए हम इसी को पढ़ते हैं, इसी को समझते हैं। भले ये कठिन हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमें इसके बारे में हम नहीं जानते ना देखते हैं। तो ऐसा है कि जो संस्कृत है इस प्रकार से आगे बढ़ती चली गई, और आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम प्रत्याहार या फिर वर्णमाला, ठीक है, जो संस्कृत की वर्णमाला है उसको समझेंगे, क्योंकि वर्णों को समझे बिना आगे व्याकरण में कदम भी नहीं रखा जा सकता है। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।